हाय दोस्तों, मैं आशीष यादव शिव दुर्गे कोचिंग कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप अभी तक शिव दुर्गे कोचिंग कैंपस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आप लोग के लिए जीएस का 20 क्वेश्चन मस्ट 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं इस 20 क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, कहा इसमें कि कौन सा युग्म गलत है, यानी कि हमें छांटना है कि इसमें कौन सा युग्म गलत है। और पहला ऑप्शन दिया है कदम्बरी, यानी कि है कादम्बरी। पहला दिया है कादम्बरी और दिया है बाणभट्ट, तो ये तो सही है। कादम्बरी के रचनाकार बाणभट्ट ही हैं। दूसरा दिया है राजतरंगिणी और दिया है कल्हड़, तो राजतरंगिणी के रचनाकार भी कल्हड़ हैं। और आप लोग को पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के इतिहास का जिस किताब में जिक्र किया गया है या उल्लेख किया गया है उस किताब का नाम राजतरंगिणी है, जिसके रचनाकार कल्हड़ जी हैं। तीसरा प्रश्न दिया है, तीसरा दिया है प्रिंसिपिया, ए प्रिंसिपिया है और दिया है न्यूटन, तो प्रिंसिपिया के लेखक न्यूटन ही है। इसके बाद डी वाला दिया है ध्रुवस्वामिनी और इसमें दिया है हरिवंश राय बच्चन, तो ध्रुवस्वामिनी के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी नहीं है। ध्रुवस्वामिनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ध्रुवस्वामिनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। और एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए छायावाद युग के प्रवर्तक कौन है। छायावाद युग के प्रवर्तक कौन है, तो छायावाद युग के प्रवर्तक भी जयशंकर प्रसाद जी को ही माना जाता है या कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, कहा कि सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, यानी कि क्वेश्चन के कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वाधिक तापमान पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाया जाता है। पहला दिया है भूमध्य रेखी क्षेत्र में, यानी कि ये है भूमध्य रेखी क्षेत्र, इसे हम विषुवत रेखी या 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। दूसरा दिया है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तीसरा दिया है शीत कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि लास्ट वाला है शीत कटिबंधीय क्षेत्र, 90 अंश साउथ और 90 अंश नॉर्थ वाले। और डी वाला दिया है उपद्रवी क्षेत्र, एकदम गलत है। यानी कि कहा कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, तो सर्वाधिक तापमान 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है, तीसरा वाले क्वेश्चन में कहा है कि सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है, वहां पर तापमान पूछा था और यहाँ पूछा है तापांतर। तापांतर का अर्थ होता है तापों में अंतर, यानी कि तापों में अंतर को हम क्या कहते हैं, तापांतर। यानी कि सर्वाधिक ठंडी भी पड़े और सर्वाधिक गर्मी भी, तो ये कौन सा क्षेत्र है, सर्वाधिक जहाँ ठंडी पड़ती है और सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, तो इस क्षेत्र को कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है और सर्वाधिक मात्रा में ठंडी, और ठंडी और गर्म के जो अंतर होता है तापों में, इसे हम कहते हैं तापांतर। यानी कि पृथ्वी में पर सर्वाधिक तापांतर पाने जाने वाला स्थान है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। चौथा है कि भारत के समय और इंग्लैंड के समय में कितना का अंतर है, तो ये प्लस है। भारत के समय और इंग्लैंड के समय में कितना का अंतर है, ए वाला प्लस है, ए माइनस है, ए प्लस है, ए माइनस है। पहला ऑप्शन दिया है 6.5 घंटा, यानी कि प्लस 6.5 घंटा, यानी कि हमारा समय इंग्लैंड के समय से 6.5 घंटा आगे, गलत है। दूसरा दिया है माइनस 6.5 घंटा, यानी कि हमारा समय इंग्लैंड के समय से माइनस 6.5 घंटा पीछे। तीसरा दिया है प्लस 5.5 घंटा, ये सही है। हमारा समय जो है इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटा क्या है, आगे चलता है। हमारा समय इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटा आगे। आप सपोज करिए यदि इंग्लैंड में सुबह के 8 बज रहे हैं तो भारत में पूछे कि सुबह के कै बजेंगे, तो भारत के दोपहर के उस समय यानी कि 5:30 जोड़ेंगे, तो 8 5 13, यानी कि 1:30 बजेंगे। भारत में 1:30 होगा। पांचवा क्वेश्चन है कि पृथ्वी घूर्णन करती है। पूछा है कि पृथ्वी घूर्णन करती है। पहला दिया है पूर्व से पश्चिम दिशा में, दूसरा दिया है पश्चिम से पूर्व दिशा में, तीसरा दिया है उत्तर से पश्चिम दिशा में, डी दिया है पश्चिम से दक्षिण दिशा में। तो जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है ये पश्चिम से, यानी कि पश्चिम जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में भ्रमण करती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में भ्रमण करती है, घूमती है। और पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने के कारण ही पृथ्वी पर सूर्योदय
पूर्व दिशा में तथा सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है। परंतु हमारे दो ऐसे ग्रह, एक शुक्र और एक अरूण, यानी कि दो ऐसे ग्रह हैं, पहला तो है शुक्र और दूसरा है अरूण। इन ग्रहों पर जो सूर्योदय होता है, सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है तथा सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। छठवां क्वेश्चन है कि कहा कि पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग क्या कहलाता है। जो पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग है, पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग वो क्या कहलाता है। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम कहते हैं सीमा, बीच वाले कहते हैं सियाल, और जो मध्यवर्ती नीचे एकदम नीचे वाला भाग है उसे कहते हैं नीफे। यानी कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। तो ऊपरी वाले भाग को सीमा कहते हैं, बीच वाले को सियाल कहते हैं और निचले वाले एकदम निचले वाले हिस्से को नीफे कहते हैं। जो सीमा भाग है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है, जो सियाल है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है, और जो निचला भाग है वो निकिल और फेरस से मिलकर बना है। तो इसमें कहा है कि पृथ्वी के मध्य वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी के मध्य वाले भाग को हम सियाल के नाम से जानते हैं। सातवां क्वेश्चन है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि हमें इसमें चुनना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि जापान को भूकंपों का देश नहीं कहा जाता, ये गलत है। यानी कि हम जापान को भूकंपों का देश कहते हैं, लेकिन इसमें कहा कि जापान को भूकंपों का देश नहीं कहा जाता, ये वाला गलत है। हमें चुनना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन हुआ गलत। दूसरा चलते हैं, कहा कि आइसलैंड को ज्वालामुखी का देश कहा जाता है, तो ये तो सही है, आइसलैंड को हम ज्वालामुखी का देश कहते हैं। सी वाला है कि जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है, ये भी सत्य है। डी है सर्वाधिक भूकंपीय घटनाएं परिप्रशांत पेटी के सहारे होती है, ये भी सही है। पहला हमारा गलत था कि जापान को भूकंपों का देश नहीं कहा जाता, जबकि हम जापान को भूकंपों का देश कहते हैं। ग्रेट ब्रिटेन को डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, और जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है होन्शु द्वीप है। आइसलैंड को ज्वालामुखी का देश कहा जाता है। इसके बाद जो सर्वाधिक भूकंपीय घटनाएं होती है वो परिप्रशांत पेटी के सहारे प्रशांत महासागर के किनारों पर होती है। आठवां क्वेश्चन है कि अधिकेंद्र स्थित होता है, यानी कि अधिकेंद्र जब भूकंप होता है या ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उसका अधिकेंद्र कहाँ स्थित होता है। पहला दिया है सतह, पृथ्वी के सतह पर। दूसरा दिया है पृथ्वी के नीचे। तीसरा दिया है पृथ्वी के साथ और केंद्र के ठीक लंबवत। जो भी भूकंप हो या ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो पृथ्वी के निचले भागों से होता है, यानी कि पृथ्वी का निचला भाग है यहीं से उद्गार होगा, और पृथ्वी के ऊपर वाले भाग को तोड़ता हुआ क्या करता है, विस्फोट करता है। तो पृथ्वी के साथ और केंद्र के ठीक, यानी कि जो पृथ्वी का ये साथ है और केंद्र के ठीक लंबवत, वही क्या होता है, वही अधिकेंद्र होता है। नौवां क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म गलत है, यानी कि नौवें में हमें छांटना है इसमें कि कौन सा युग्म गलत है। पहला दिया है रामायण, और रामायण के बगल में दिया है तुलसीदास, लेकिन रामायण के रचनाकार जो हैं महर्षि वाल्मीकि जी हैं। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि जी हैं। बी वाला दिया है महाभारत, तो महाभारत के रचनाकार कौन है, वेद व्यास जी हैं। महाभारत के रचनाकार कौन है, वेद व्यास। तीसरा दिया है सी विनय पत्रिका, और विनय पत्रिका के लेखक हैं तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास विनय पत्रिका के लेखक हैं। और डी दिया है ए और सी, तो इसमें ए भी गलत है और इसमें डी भी गलत है। तो हमारे ए भी गलत है और सी भी गलत है, इसमें हमारा विकल्प हो जाएगा डी। पहला कहा था रामायण, आपको रामायण हमें पता है कि रामायण को, या जो रामायण है उसे 7 कांडों में विभाजित किया गया है। रामायण को 7 कांडों में विभाजित किया गया है। रामायण के पहले कांड का नाम है बालकांड, दूसरे कांड का नाम है अयोध्या कांड, तीसरे कांड का नाम है अरण्य कांड, चौथे कांड का नाम है किष्किंधा कांड, पांचवें कांड का नाम है सुंदर कांड, छठे कांड का नाम है लंका कांड, और सातवें कांड का नाम है उत्तरकांड या युद्ध कांड। पूछता है कि बताइए कि राम और हनुमान जी की भेंट किस कांड के अंतर्गत हुई। राम और हनुमान जी की भेंट, तो राम और हनुमान जी की भेंट हुई थी किस कांड में, पूछता है किस कांड में हुई थी, तो हुई थी किष्किंधा कांड में। किष्किंधा कांड में राम जी और हनुमान जी की पहली भेंट हुई थी। इसके बाद 10वां क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन 10वां क्वेश्चन गलत टाइप हो गया तो उसे हम छोड़ देंगे। हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर, और 11वें क्वेश्चन में कहा है कि जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान कौन था। जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान कौन था। पहला ऑप्शन दिया है ऋषभदेव, दूसरा है पार्श्वनाथ, तीसरा है महावीर स्वामी, और डी वाले हैं नयचंद्र, ये है
नए चंद्र होना चाहिए और लिखा गया है नए चंद्र। तो आपको पता है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं और जैन धर्म के पहले तीर्थकर का नाम ऋषभदेव था और जो पार्श्वनाथ थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। और जैन धर्म में संस्कृत का जिस तीर्थकर को सबसे अच्छा ज्ञान था उनका नाम है नए चंद्र। तो इस ऑप्शन का विकल्प होगा नए चंद्र। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो पार्श्वनाथ हैं, पूछता है कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सर्प। महावीर स्वामी का पूछता है कि प्रतीक चिन्ह क्या था, तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह या शेर। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जैन धर्म के वे कौन से तीर्थकर थे जिन्हें श्वेतांबर स्त्री तथा दिगंबर उन्हें पुरुष मानते थे। तो जैन धर्म के एक तीर्थकर हैं 19वें तीर्थकर जिनका नाम है मल्लीनाथ। नाम है उनका मल्लीनाथ। और मल्लीनाथ को श्वेतांबर लोग, जब जैन धर्म का विभाजन हो गया था 2 भागों में, जैन धर्म का विभाजन हो गया था 2 भाग, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर जो संप्रदाय के लोग थे, श्वेतांबर संप्रदाय के लोग मल्लीनाथ को स्त्री तथा जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे वो मल्लीनाथ को पुरुष मानते थे। और दिगंबर संप्रदाय के जो हैमेन उनके गुरु का नाम भद्र बाहु था और श्वेतांबर के स्थूलभद्र थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहा कि कौन सा युग्म गलत है। युग लिखा हुआ है युग्म, कौन सा युग्म, इनमें से कौन सा युग्म गलत है। पहला दिया है इंद्रप्रस्थ और बगल में दिया है दिल्ली, यानी कि इंद्रप्रस्थ, यानी कि दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ था। और अब दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी थी 1912 में बनी थी। 1912 से पहले यानी कि 1911 तक भारत की राजधानी कोलकाता थी। और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया तथा 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई। इसके बाद बी दिया है उड़ीसा और कलिंग। उड़ीसा और कलिंग, तो उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था, कलिंग था। इसके बाद सी है जो असम, और असम का प्राचीन नाम क्या था, कामरूप था। असम का प्राचीन नाम क्या था, कामरूप था। और डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से विकल्प होगा इनमें से कोई नहीं। 13वां क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म गलत है। 13वें में हमें अभी छांटना है कि कौन सा युग्म गलत है। पहला दिया है रग्बी फुटबॉल और दिया है 15, यानी कि रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 15। ये तो सही है। और पूछता है कि सर्वाधिक खिलाड़ियों वाला खेल कौन सा है, तो सर्वाधिक खिलाड़ियों वाला खेल रग्बी फुटबॉल ही है। और रग्बी फुटबॉल पूछता है कि किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। स्कॉटलैंड को केको का देश कहा जाता है। पूछे कि केको का देश हम किसे कहते हैं, तो केको का देश स्कॉटलैंड को कहा जाता है। विकल्प बी दिया है कि बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 ही होती है, ये भी सही है, बी वाला भी सही है। और सी दिया है कबड्डी, तो कबड्डी में भी खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। तो इनमें से कोई भी विकल्प गलत नहीं है। 14 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें कहा कि कौन सा युग्म गलत है। इसमें भी हमें छांटना है, जो 14 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म गलत है। 14 नंबर में भी छांटना है कि कौन सा युग्म गलत है। और पहले कहा है कि आगा खा और बगल में दिया है हॉकी, यानी कि आगा खा कप का संबंध किस खेल से है, तो आगा खा कप का संबंध हॉकी खेल से है। और हॉकी खेल का एक ट्रिक है कि महाराजा आगा खा रंग बाटे इंदिरा गांधी नेहरू संघ। तो महाराजा आगा खा कप, महाराजा आगा खा रंग स्वामी कप, इंदिरा गांधी कप, नेहरू कप, इसके बाद सिंधिया कप। इन सभी कप का संबंध है हॉकी से, इन सभी खेल का संबंध है हॉकी से, और या कप का संबंध है हॉकी से। और हॉकी खेलने की अवधि कितनी होती है, 70 मिनट होती है। हॉकी खेलने की अवधि 70 मिनट तथा फुटबॉल खेलने की अवधि होती है 90 मिनट। हॉकी 70 मिनट तथा फुटबॉल की 90 मिनट होती है। इसके बाद विकल्प दूसरा दिया है एजरा कप, यानी कि एजरा कप का संबंध किससे, पोलो से। तो ये भी सही है। राधा मोहन कप, एजरा कप, क्लासिक कप और पृथ्वी कप। क्लासिक कप और पृथ्वी कप, यानी कि इन चारों कप का संबंध है पोलो से। सी वाला दिया है लाल टेनिस, यानी कि डेविस कप का संबंध लाल टेनिस। तो ये भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी। तो इसमें से हमारा कोई भी विकल्प गलत है, यानी कि सभी चारों विकल्प क्या है, इसमें तीनों विकल्प सत्य हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सर टॉमस रो किसके दरबार में आए थे। पहला दिया है
जहांगीर, दूसरा दिया है शाहजहां, तीसरा दिया है टीपू सुल्तान और चौथा दिया है डी शिवाजी। तो सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। इसके बाद शाहजहां दिया है, शाहजहां। तो शाहजहां, आपको पता है कि शाहजहां ने पूछता है कि शाहजहां ने भारत में कौन किया या कौन कौन सी इमारत बनवाया। तो मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था, ताजमहल को भी शाहजहां ने बनवाया था, दीवाने खास दीवाने आम को शाहजहां ने बनवाया था। जो सी वाला है टीपू सुल्तान, पूछता है कि टीपू सुल्तान किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। तो टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया। और पूछता है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। और ये भी पूछता है कि श्रीरंगपट्टनम किस नदी के तट पर है। तो श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के तट पर स्थित है। लास्ट वाला विकल्प है शिवाजी, लास्ट वाला है शिवाजी। आपको शिवाजी यानी कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को माना जाता है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को माना जाता है। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था, माता का नाम जीजाबाई था और शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में शिवनेरी दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था, शिवनेरी दुर्ग जुन्नार के समीप हुआ था। और शिवाजी की पत्नी का नाम साईबाई निम्बालकर था और इनके पुत्र का नाम संभाजी था, इनके पुत्र का नाम संभाजी था। तो हमारा आंसर कौन सा इसमें सही होगा, इसमें हमारा आंसर यानी कि जहांगीर। जहांगीर सर टॉमस रो किसके दरबार में या किसके शासनकाल में भारत आए थे, जहांगीर के शासनकाल में सर टॉमस रो भारत आए थे। 16 नंबर क्वेश्चन है, कहा कि अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता, यानी कि इसमें से कौन सा कथन पृथ्वी के बारे में सत्य नहीं है। पहला क्या है कि इसे नीला ग्रह कहा जाता है, तो ये तो एकदम सत्य है। पृथ्वी पर 2/3 से अधिक जल उपस्थित होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। दूसरा है यह पूर्णतः गोल है, कभी कभी पृथ्वी को पूर्णतः गोल भी माना जाता है, तो ये भी सही है। सी है यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है, तो ये भी सही है। ध्रुवों के पास क्या है, पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है, लेकिन इसके बीच में उभार का है, तो पृथ्वी के बीच में उभार नहीं है। और पृथ्वी पर 360 देशांतर होते हैं, 180 अक्षांश होते हैं और दो देशांतर को जोड़ने वाली रेखा को गोरे कहा जाता है तथा दो अक्षांश को जोड़ने वाली रेखा को जोन कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन का है कि सबसे अनुपजाऊ मिट्टी कौन सी है। पहला दिया है लाल मिट्टी, दूसरा दिया है काली मिट्टी, तीसरा दिया है लैटराइट मिट्टी और चौथा दिया है पांडजाल मिट्टी। तो सबसे जो अनुपजाऊ मिट्टी है उस मिट्टी का नाम है पांडजाल मिट्टी। सबसे जो अनुपजाऊ मिट्टी है उस मिट्टी का नाम है पांडजाल मिट्टी। पहला दिया था लाल मिट्टी, तो पूछे कि लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। इसके बाद काली मिट्टी दिया है, तो काली मिट्टी को हम कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी यानी कि कपास सर्वाधिक मात्रा में जिस मिट्टी में से प्राप्त किया उगाया जाता है उस मिट्टी का नाम क्या है, काली मिट्टी। अगर पूछे कि काली मिट्टी का रंग काला किसके कारण होता है, तो काली मिट्टी का रंग काला टिटेनीफेरस के कारण होता है। काली मिट्टी का रंग काला टिटेनीफेरस के कारण होता है। काली मिट्टी को हम स्वतः ज्योत मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, सबसे कठोर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी का नाम चारनोजम या चेरनोजम के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चारनोजम या चेरनोजम के नाम से भी जाना जाता है। अगला दिया है कि उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है। उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है, तो पहला दिया है काल बैसाखी, ये तो है नहीं। असम वाली पवन है। व्यापारिक हवा ये भी नहीं है। पछुआ हवा ये भी नहीं है। हाँ लू यानी कि लू। उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली हवाओं को हम लू कहते हैं। काल बैसाखी यानी कि बैसाख पूर्णिमा, आप लोग को याद होना चाहिए कि 13 अप्रैल 1919 को जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय बैसाख पूर्णिमा का ही त्यौहार था, यानी कि बैसाखी का ही त्यौहार था। इसके बाद का है पछुआ पवन, यानी कि जो दक्षिणी अक्षांश यानी कि दक्षिणी दिशा से पछुआ पवन चलती है उन पछुआ पवन का अनेक नाम है। अगर 40 डिग्री पर वो पछुआ पवन चले, 40 डिग्री अक्षांश पर वो पछुआ पवन बहे तो उसे गर्जता चालीसा कहते हैं।
50 डिग्री पर बहे उसे प्रचंड पचासा कहते हैं। अगर 60 डिग्री पर बहे तो उसे चिखता साठा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि 40 डिग्री पर बहे तो गर्जता चालीसा, 50 डिग्री प्रचंड पचासा, अगर 60 डिग्री पर बहे तो उसे चिखता साठा के नाम से जाना जाता है। ये सब पछुआ पवन है जो दक्षिणी गोलार्ध में बहती हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन का है कि निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं, यानी कि रबी की फसल नहीं है तो हमें इसमें से चुनना है कि इसमें से कौन सी खरीफ की फसल है। कहा कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो गेहूं रबी की फसल है। गेहूं को अन्य राजा यानी कि अन्नों का राजा के नाम से किसे जाना जाता है, गेहूं को अन्न का राजा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद चना दिया है, सरसों दिया है और चावल दिया है। तो इनमें से जो खरीफ की रबी की फसल नहीं है वो है चावल। चावल खरीफ की फसल है, चावल खरीफ की फसल है, जबकि गेहूं चना सरसों ये सभी रबी की फसल है। अब कहा है कि चावल, तो चावल अगर पूछे कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में चावल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में चावल का उत्पादन करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। चावल का उत्पादन करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में साल भर में हम 3 प्रकार की चावल की फसलों का उत्पादन करते हैं, यानी कि चावल या खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। पहला फसल का है अमन, दूसरा है ओस, तीसरा है बोरो। अमन, ओस, बोरो ये सभी चावल की किस्म है जो पश्चिम बंगाल राज्य में उगाई जाती हैं। और इन तीनों फसलों यानी किस्मों को हम मिलाकर एक नाम यानी कि बेराव के नाम से जानते हैं। इसके बाद चावल फसल को पूछे कि उत्तर प्रदेश में हम चावल की फसल क्या कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कहेंगे जलमग्न। बिहार में पूछे तो बिहार में कहेंगे जय श्री। इसके बाद पूछे कि असम में क्या कहेंगे चावल की फसल को, असम में कहेंगे मनोहर साले। इसके बाद पूछे मध्य प्रदेश में क्या कहेंगे, तो मध्य प्रदेश में चावल की फसल को हम कहते हैं पियासी के नाम से, यानी कि पियासी के नाम से। जैसे पश्चिम बंगाल में अमन उस बोरो को बेराव के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश में जलमग्न, बिहार में जयश्री, बिहार में जयश्री। इसके बाद असम में मनोहर साले और मध्य प्रदेश में चावल की फसल को मध्य प्रदेश में हम पियासी के नाम से जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपभोक्ता का अधिकार नहीं है, तो जो पहले उपभोक्ता का अधिकार अधिनियम चलता था वो 1986 था, लेकिन वर्तमान में 2019 उपभोक्ता अधिकार अधिनियम चलाया जा रहा है। सर्वप्रथम पहला था 1986 वाला, लेकिन वर्तमान में 2019 वाला चल रहा है। तो कहा है कि निम्न में से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। पहला है सुरक्षा का अधिकार, ये भी सही है। सूचना का अधिकार इस भी है, चुनने का अधिकार ये भी सही है, लेकिन शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये हमें उपभोक्ता का अधिकार के अंतर्गत नहीं प्रदान किया गया है। तो अब ये हमारी 20 क्वेश्चनों की सीरीज समाप्त हुई। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ।